हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे मटेरियल साइंस। ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, 8 पेज के शॉर्ट नोट्स, जिसमें मैंने आरआरबी के रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको भी कवर करा है और थ्योरी भी कवर करी है। पीवाईक्यूज जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि कौन कौन से ईयर में आए हुए हैं, तो इस तरह से आप अपना पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा अपना नोट्स के थ्रू, शॉर्ट नोट्स में, और रिविजन भी हो जाएगा पीवाईक्यूज का। तो शुरू करते हैं। मटेरियल साइंस में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला, मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जिसमें टेंसिल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, हार्डनेस, फटीग, क्रीप, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स देखेंगे कि स्टील कितने टाइप की होती है। और फिर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस देखेंगे, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, सरफेस हार्डनेस मेथड वगैरह सब। तो इन 3 क्लासिफिकेशन के साथ हमारा मटेरियल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटेरियल प्रॉपर्टीज से। तो पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स होती है जो मटेरियल पे लग सकती है, टेंसाइल, और बिना टूटे वो रह सके। जैसे अभी मटेरियल है, अगर मैं इस पे टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से खींच रहा हूँ और इधर से खींच रहा हूँ, तो कितनी कितनी फोर्स तक ये खींच सकता है पर यूनिट एरिया, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसे ही मैं इसको अगर कंप्रेस कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का? फोर्स अपॉन एरिया। कितनी फोर्स लग रही है और कितने एरिया पे लग रही है, पर यूनिट एरिया मान लो। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल। तो स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, हम सॉम में भी देखेंगे। एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में छोटा सा बताया था, अभी आगे जाके अभी हम और अच्छे से समझेंगे इसको। ये हमारा मटेरियल है, वो पहले ऊपर गया, वो किस तरह, फिर वो प्रोपोर्शन लिमिट पे गया, फिर अपर लिमिट पे गया, फिर वापस किस तरह यहाँ से आगे, फिर आगे जाके ये यहाँ पर आके टूट गया। तो जितना ज्यादा ये आगे तक जाएगा उतना ज्यादा डक्टाइल होता है इसका मतलब। तो ये चीज हमारे अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझेंगे, तो इसका एक छोटा सा ओवरव्यू बता रहा था खाली कि ये माइल्ड स्टील का डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, अब आता है डक्टिलिटी और मेटलिबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिसको हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बार पूछा गया, मैंने खाली 2017 लिख दी, लेकिन बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि अगर वायर में कोई भी ऐसे मटेरियल जिनको हम वायर में बना सकते हैं, जैसे कॉपर हुआ आपका, सिल्वर हुआ आपका, इनको वायर में खींच सकते हैं ना, तो वो हो गया डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जिसको हम शीट में कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये सब कौन से होते हैं? शीट में बना सकते हैं। तो ये होता है मेलिबिलिटी। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसके बाद आता है आपका हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है कि ये समझो, ये अच्छा वो है, मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाता है तुमसे रेजिस्टेंस की। वो हमने कोई चीज एकदम से मारी, कोई स्क्रैच मारा, कोई कट मारा, तो उससे वो कितना रेजिस्टेंस करता है, कितना वो उसको रोक सकता है ना? तो उस पर डिपेंड करता है। और हार्डनेस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब कि वो कितना रोक सकता है। और अगर हमारे स्टील में जितना कार्बन होगा उस पर डिपेंड करता है हार्डनेस। मतलब जितनी ज्यादा कार्बन होगा उतना मटेरियल हार्ड होगा, उतना ज्यादा उसमें स्क्रैच कम लगेंगे, कट कम लगेंगे। तो पेपर में आता है इंटेंशन, इंडेंटेशन किसमें होती है, स्क्रैच कट रेजिस्टेंस किसमें होता है, या इंडेंटेशन रेजिस्टेंस किसमें होता है? तो आप कहोगे हार्डनेस से पता लगता है। किससे पता लगता है? हार्डनेस से। और जो हार्डनेस है उसके प्रोपोर्शन होता है इंडेंटेशन, स्क्रैच और वियर के। ये भी पेपर में पूछा गया है कि किसके प्रोपोर्शन होता है। अगर इंडेंटेशन ज्यादा अच्छा है, मतलब वो आपने मजबूत है, तो वो हार्डनेस है। अगर उसमें स्क्रैच नहीं आ रहे हैं तो वो हार्ड है। अगर उसमें वियर नहीं हो रहा है तो वो हार्ड है। अब हार्डनेस टेस्ट भी होते हैं कि कैसे पता लगे कितना हार्ड है कोई। तो पहला होता है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये एक इक्विपमेंट है, यहाँ पर ये फटाक से नीचे मारते हैं, ये वर्क पीस रखा होता है। अब जो ये जो बॉल है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट है। जैसे अगर हमने यहाँ पर स्पेरिकल बॉल ले रखी है, तो हम बोलेंगे कौन सा है, ये ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट है। इस बॉल का डायमीटर मान लो हमने डी ले लिया, जो इंडेंट इसकी वजह से जो स्क्रैच पड़ा है यहाँ पर, वो डायमीटर जो हो गया वो हो गया छोटा वाला डी। ठीक है, अब इसमें बीएचएन नंबर निकालते हैं। बीएचएन नंबर का फॉर्मूला होता है, पेपर में बहुत पूछा गया है, आरआरबी का क्वेश्चन है ये, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, समझ रहा आरआरबी। पी अपॉन पाई डी टू डी माइनस डी स्क्वायर। डी ये वाला डायमीटर बॉल का, और डी जो है छोटा वाला, ये स्क्वैच का डायमीटर। ये फॉर्मूला बहुत पूछा गया है, याद करना पड़ेगा। पी अपॉन पाई डी टू डी माइनस अंडर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और एक ये भी पूछा गया है कि जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी इसकी, वो कितनी होगी? 3.5 बीएचएन। क्वेश्चन कैसे आया था इसमें कि बीएचएन की एक वैल्यू दे दी और पूछा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो बोलोगे 3.5 इंटू बीएचएन। तो ये एक बिनर्स हार्डनेस टेस्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है विंकर्स हार्डनेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, अभी जो डायमीटर है ये स्पेरिकल लेंगे, हमने कौन सा ले लिया? स्क्वायर ले लिया। कौन सा ले लिया? स्क्वायर ले लिया। अगर रॉक है, रॉकवेल ने क्या करा कि हमने कोनिकल बेस डायमीटर ले लिया, जो ये है वो कोनिकल ले लिया, तो वो आपका रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट हो गया। इतना ही पूछा जाता है। स्क्वायर बेस कौन सा हो जाएगा? बाकी बिनर्स का सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिग्मा यूटी इक्वल टू 3.5 वो बीएचएन। और बीएचएन की जो वैल्यू वो निकालते हैं पी अपॉन पाई डी टू डी माइनस डी अंडर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फिर आता है आइसोट्रॉपी, पेपर में पूछा गया है वापस से। आइसोट्रॉपी क्या होता है कि आइसोट्रॉपी रिफर्स टू यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। अगर एक ही मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी इसकी इस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है, तो आप बोलोगे वो क्या है? आइसोट्रॉपी है, मतलब आइसोट्रॉपिक मटेरियल है।
ठीक है। और होमोजेनिटी रिफर्स टू यूनिफॉर्मिलिटी एट एनी पॉइंट, मतलब अगर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी कोई मटेरियल है, मान लो ये मटेरियल है, इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में, दोनों में प्रॉपर्टीज सेम है, तो इसका मतलब वो कैसा होमोजीनियस है। अगर यहाँ पर ऐसे है तो आप कहोगे आइसोट्रॉफी है, अगर इसमें भी सेम है तो आप कहोगे ये मटेरियल कैसा हो गया, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन व्हेन टेम्परेचर चेंज, मतलब अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसकी डायमेंशन चेंज होने लग जाए। जैसे स्टील है, वो क्या होगा, एक्सपेंड करने लग जाएगा टेम्परेचर के साथ साथ, जैसे आप बढ़ाओगे, तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। पेपर में क्या आया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि जिसमें जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो कौन सा होता है, तो आप बोलोगे इनावर। कौन सा होता है, इनावर होता है, इनावर बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है टफनेस। टफनेस क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी अब्सॉर्ब अप टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तक होने तक जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर जाए, मतलब यहाँ तक जितनी एनर्जी, इसके अंदर तक जितना भी ये एरिया है, ये क्या होगा, आपका टफनेस होगा। और दूसरी चीज क्या पूछे जाते हैं कि जहां पर इंपैक्ट लगा वहां पर टफनेस, जो ज्यादा इंपैक्ट, जैसे इंपैक्ट टेस्ट हुआ तो एकदम से आप बोलोगे कि टफनेस होगा, जहां पर एकदम से चोट मारी वहां पर क्या होगा, टफनेस के बारे में पता लगेगा कि कितना ज्यादा टफ है। यहीं पर आपने डायग्राम देखा, जो ये अपर टेस्ट पॉइंट है यहाँ तक का, अपर हीट पॉइंट यहाँ तक, जो ये प्रोपोर्शन लिमिट तक है, सॉरी, जो वो होता है रेजिलियंस। क्या होता है रेजिलियंस, एब्जॉर्ब, वो इलास्टिक रेंज तक, बेसिकली एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन इलास्टिक रेंज तक। इलास्टिक रेंज तक जितने भी ये एरिया होगा, ये कौन सा एरिया होगा, ये होगा रेजिलियंस। क्या होगा, रेजिलियंस होगा। ठीक है, अब ये टफनेस है, इसके ऊपर भी टेस्ट में पेपर आते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मतलब टेस्ट में कि 4P टेस्ट, 4P टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन क्या है, पहला, अगर हमें सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर जो हमारा हम इम्पैक्ट मार रहे हैं, अगर वो सिंपली सपोर्टेड बीम के थ्रू मार रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 4P टेस्ट। फिर आता है एनर्जी अब्सॉर्ब ड्यूरिंग फ्रैक्चर इन स्टील प्रोडक्ट। अगर स्टील प्रोडक्ट पे हमें करना है तो वो कौन सा होगा, 4P टेस्ट होगा। बस 4P टेस्ट हम लोग किस पे करते हैं, स्टील प्रोडक्ट पे करेंगे तो हम 4P टेस्ट करेंगे। स्पेसिमेन जो है वो हॉरिजॉन्टली होल्ड होता है, ये चीज याद रखनी है, जो स्पेसिमेन है वो हॉरिजॉन्टली रखा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं रखा जाता, तो इस पे ऐसे रखा जाता है। तो कौन सा 4P टेस्ट में, और हम यूज करते हैं यू और वी दोनों नॉच। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी का कि कौन सा नॉच यूज करते हैं, तो हम कहेंगे इसमें दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा आइजोड टेस्ट है, इसमें पहली बात तो कैंटिलीवर होगा। कौन सा होगा, कैंटिलीवर बीम होता है, यूज करते हैं। और इसमें प्लास्टिक स्पेसिमेन के लिए यूज करते हैं। अगर स्टील के लिए करेंगे तो 4P टेस्ट, और अगर प्लास्टिक के लिए करेंगे तो आइजोड टेस्ट। और ये जो स्पेसिमेन है वो कैसे रखा गया है, ऐसा यहाँ पर वर्टिकली रखा जाता है, इसमें इसमें वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली किसमें, 4P में। ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि वी नॉच किसमें यूज करते हैं, सिर्फ वी नॉच। तो वैसे दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन खाली वी नॉच आइजोड में कौन सा यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वी नॉच। वी नॉच बेसिकली ऐसा होता है, और ये जो एंगल होता है इसके बीच में, ये वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, अब आता है बिटरनेस। बिटरनेस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग डाउन इजीली व्हेन स्ट्रेस विद लिटिल डिफॉर्मेशन। हल्के से भी अगर हमने गिरा और एकदम से टूट गया, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेस का क्या होता है, स्टील का क्या होता है, यहाँ पर जाने के बाद फिर वो ऐसे जाके यहाँ पर जाके टूटता है, लेकिन इसका क्या होता है, यहीं पर टूट जाता है। जो जितनी जल्दी टूट जाएगा वो उतना ज्यादा बिटर होगा। जैसे एक सेकेंड बता दो। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पर टूट गया, ये ज्यादा बिटल है, ये उससे ओ ये ज्यादा बिटल है, ये उससे कम बिटल, ये सबसे कम बिटल। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है। अब आता है फैटिग। क्या होता है, फैटिग के बारे में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ जाते हैं। व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक और रिपीटेड लोडिंग, अगर बार बार रिपीटेड लोडिंग हो रही है, मतलब पहले लोडिंग हुई, फिर अनलोडिंग हो गई, फिर लोडिंग हो गई, फिर अनलोडिंग हो गई, तो उससे क्या आता है, उससे आता है फैटिग। और जो फैटिग होता है वो कब हमेशा होता है, वो ई डिस्टेंस से पहले ही हो जाता है। जो आपकी ई डिस्टेंस होती है उससे पहले हो जाता है। और अगर हमें उसका एनालिसिस करना है तो हम कौन सा कर्व बनाते हैं, एसएन कर्व बनाते हैं। कौन सा कर्व, एसएन कर्व बनाते हैं। और वो रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के बीच में और नंबर ऑफ साइकिल्स। यहाँ पर क्या आता है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, मतलब स्ट्रेस कितना हाई, वो अल्टीमेट स्ट्रेस या फिर जितना भी स्ट्रेस हम लगाते हैं, और यहाँ पर होता है नंबर ऑफ साइकिल्स के बारे में। ठीक है, और ये इनफाइनाइट साइकिल तक जाता है। रेजिस्टेंस टू फैटिग इज मेजर्ड बाय एंड्योरेंस लिमिट। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम, जो ये रेजिस्टेंस मतलब साइक्लिक लोडिंग जो कर रहे हैं, बार बार अनलोडिंग कर रहे हैं, इसमें रेजिस्टेंस आता है, वो कैसे आता है, एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं उसको, मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है उसको। तो एंड्योरेंस लिमिट, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फैटिग लाइफ इंप्रूव द बाय शॉर्ट पिन। और जो फैटिग लाइफ इसकी होती है वो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मेथड होता है शॉर्ट पिन, उससे हम फैटिग लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आता है क्रीप। क्रीप क्या होता है कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मान लो पीछे लटकी हुई लटकी हुई लटकी हुई, वो लटके लटके वो पहले लंबी हो जाएगी और फिर वो टूट जाएगी। पेपर में क्या आया हुआ है इसके ऊपर, पेपर में आया है कि क्रीप कितने स्टेजेस होते हैं। तो पेपर में ये पूछा गया 3 स्टेज होते हैं, पहला दूसरा तीसरा नहीं, सिर्फ इतना पूछा गया कितने होते हैं, 3 4 5, तो आपने बोल दिया 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप और टर्शरी क्रीप। प्राइमरी क्रीप क्या होता है, जो स्ट्रेन रेट होता है, ये स्ट्रेन चेंज इन लेंथ वो बहुत कम होती है, सही बात है। सेकेंडरी में क्या होगा, फिर टाइम के साथ साथ क्या होगा,
कांस्टेंट हो जाएगी, हल्की सी कांस्टेंट होने लग जाएगी, मतलब आपका जो स्टेन है, वो जो डिफॉर्मेशन है वो हल्का सा कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जो मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर एकदम से रिक्रिस्टलाइजेशन होंगे और वो मटेरियल टिल फेलियर तक टूट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेज होती है, ये भी पेपर में पूछे गए हैं। अब स्टिफनेस क्या होता है? टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, मतलब कि जितना डिफॉर्मेशन हुआ वो कितना हम रोक सकते हैं। मतलब हमने कोई चीज है, मान लो ये कितना ऐसे, एक प्लेट है वो सीधी थी, अब वो ऐसे हमने लोड डाला तो ये मुड़ गई, तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ स्ट्रेस में, तो उसको बोलते हैं, कितना रोका उसने, उसको बोलते हैं स्टिफनेस। मतलब जो ज्यादा स्टिफनेस होगा उसमें वो उसमें डिफॉर्मेशन सबसे कम होगी। मान लो ये इतना से डिफॉर्म हुआ, तो कहेंगे भाई इसमें इतना ही डिफॉर्म हुआ और एक इतना डिफॉर्म हो गया, तो ये ज्यादा डिफॉर्म हो गया। तो स्टिफनेस किस में ज्यादा है? जिसमें कम डिफॉर्मेशन हुआ, जिसमें कम डिफॉर्मेशन हुआ उसमें स्टिफनेस ज्यादा, जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हुआ उसमें स्टिफनेस कम। तो यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज थी आपकी इतनी सारी, ये सब प्रॉपर्टीज पेपर में पूछी जाती हैं, इन सब के बारे में देख रहे हैं। मैंने सब क्वेश्चन कवर कर रखे हैं जो जो आए हुए हैं और आपको सब बता दिया गया है। अब इसका सेकंड जो पार्ट आता है वो होता है स्टील्स के बारे में। स्टील्स क्या होता है? स्टील्स मतलब बेसिकली जो फेरस आयरन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कार्बन हम डाल दो, अगर कार्बन की जो इम्प्योरिटीज डाल दो तो वो क्या बन जाता है? स्टील्स बन जाता है। अब कार्बन हम डालते क्यों है? तो कार्बन हम डालते हैं बिकॉज टू इंक्रीज स्ट्रेंथ और डिक्रीज डक्टिलिटी। बेसिकली ये भी पेपर में बहुत पूछा गया कि कार्बन डालने से क्या होगा। तो कार्बन इंक्रीज हो जाता है तो उससे स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है, लेकिन जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी जो है प्रॉपर्टी, वो कम हो जाती है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि अगर स्टील जो है वो स्टील में मतलब 0.15% कम कार्बन है, अगर उसमें किसी भी स्टील में 0.15% कम कार्बन है, मतलब इतने ही परसेंट है, उससे कम परसेंट है कार्बन का, तो उसको बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील। ये भी पेपर में आया हुआ है कि डेड माइल्ड स्टील कौन सा होता है? इसमें कार्बन परसेंटेज 0.15 से कम होती है। अब ये जो स्टील है ये 3 टाइप की हो गई। लो कार्बन स्टील, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आया हुआ है। जिसमें कार्बन कंटेंट लो होगा वो होगा लो कार्बन स्टील। और इसमें क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हीट ट्रीटमेंट की जरूरत किस में नहीं होती है? लो कार्बन स्टील में नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हीट ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये कोड वर्किंग से हो जाता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? इसमें 0.05 से 0.25 तक कार्बन परसेंटेज होता है, और अगर 0.15 से कम है तो आप बोलोगे डेड माइल्ड स्टील होगा। अब इसको माइल्ड स्टील बोलते हैं, माइल्ड मतलब कम कार्बन होना, और ये कहाँ यूज होता है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है, कैंस में होता है। टेम्परेचर कितना होता है फॉर्जिंग का? तो 1250 डिग्री होता है। मतलब जब हम फॉर्जिंग करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कितना चाहिए होता है हमें? 1250 डिग्री सेल्सियस। अब मीडियम कार्बन स्टील, इसमें हीट ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.3 से 0.6 तक होती है। कितनी होती है? 0.3 से 0.6 तक होती है। गियर्स बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स बना सकते हैं। फिर आता है हाई कार्बन स्टील, मीडियम में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए। हाई कार्बन स्टील में आता है कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे रेजर हुए, हैक्सॉ हुए, ब्लेड्स हुए, उन सब में क्या होता है? HSS, वो हाई कार्बन स्टील होता है। और इसमें कार्बन परसेंटेज होती है 0.6 से 1.5% कार्बन होता है। कितना होता है? 0.6 से 1.5% कार्बन होता है। अब एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अगर किसी स्टील में 18% टंगस्टन हो, डब्ल्यू मतलब टंगस्टन, 4% क्रोमियम हो और 1% वेनेडियम हो, 18% टंगस्टन हो, 4% क्रोमियम हो और 1% वेनेडियम हो, तो उसको बोलेंगे हाई कार्बन स्टील। और इसको टी सीरीज या HSS भी बोल देते हैं। तो पेपर में आया हुआ है कि जो HSS होता है उसमें कितने परसेंट टंगस्टन होता है? तो आप कहोगे 18। कितने परसेंट क्रोमियम होता है? तो आप कहोगे 4%। और वेनेडियम कितना? 8%। ठीक है, एक टूल स्टील भी पूछा गया पेपर में, ये भी RRB में आया हुआ क्वेश्चन है कि टूल स्टील क्या होता है। तो आप कहोगे टूल स्टील होता है 0.9% ऑफ कार्बन जिसमें हो, तो उसको बोल देते हैं टूल स्टील। या टूल स्टील में कितना कार्बन होगा? 0.9% ऑफ कार्बन होगा। अब अगर हम किसी भी स्टील में और भी एलिमेंट मिला दें, मतलब कोई निकल मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा? तो जैसे निकल है, निकल में अगर मिला देंगे तो उसकी टफनेस इंक्रीज हो जाएगी, फैटिग रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब उसमें फैटिग जो है वो कम आएगा। तो पेपर में जो जो है मेन मेन वो बता रहा हूँ। निकल में फैटिग कम हो जाएगा और शॉक रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस शॉक के प्रति वो बच जाएगा। अब अगर हमें क्रोजन बचाना है, बहुत बार क्वेश्चन हुआ है, 10 बार क्रोमियम मिलाना है, क्रोजन क्रोमियम। सिलिकॉन से ग्रेविटाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, ये भी पेपर में आया हुआ है कि अगर आपको ग्रेविटाइजेशन इंक्रीज करना है तो सिलिकॉन मिला दो। अगर आपको यील्ड पॉइंट इंक्रीज करना है तो आप फास्फोरस मिला सकते हो, यील्ड पॉइंट इंक्रीज करना है तो फास्फोरस मिला सकते हो। सल्फर हॉट वर्किंग में यूज होता है, फास्फोरस कोल्ड वर्किंग में यूज होता है। अगर मशीनबिलिटी इंक्रीज करनी है तो सल्फर मिला दो। सल्फर जो होता है उससे मशीनबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब मशीन जो है वो फटाफट फटाफट उसको मशीन कर देगी। ठीक है, अगर हमें एब्रेसिव रेजिस्टेंस, एब्रेसिव के प्रति रेजिस्टेंस करना है तो हम वो Mn मिला देंगे। इसके बाद मैग्नीज। और इसके बाद अगर हमें हॉट हार्डनेस इंक्रीज करनी है, मैग्नेटिक स्टील बनानी है, अगर हमें मैग्नेटिक स्टील बनानी है तो हम टंगस्टन मिलाएंगे। टंगस्टन वैसे भी हीट रेजिस्टेंस होता है तो वो हॉट हार्डनेस के लिए इंक्रीज करने में काम आता है। हीट रेजिस्टेंस बनाना है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस करना है तो मोलिबियम मिला देंगे। कोबाल्ट मिला देंगे अगर हमें सीमेंट कार्बाइड मिलाया है, ये भी क्वेश्चन है। सीमेंट कार्बाइड मिलाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कोबाल्ट यूज करेंगे।
एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बनानी है मतलब फटीग वाली, या हार्डनेस या टफनेस बनानी है, तो हम वेनेडियम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेनेडियम। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछे गए हैं, जो गन मेटल होती है उसमें कितने परसेंट कौन कौन से मेटल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे गन मेटल में 2% जिंक होता है, 88% कॉपर होता है, 10% टिन होता है। जर्मन सिल्वर में याद रखना, जर्मन नहीं होती है, बस इतना याद रखोगे तभी क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो 60% कॉपर होता है, 35% जिंक होती है और 5% निकल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयरन होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है। मतलब ऑप्शन नहीं, ये कौन कौन से मेटल जो है वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक कौन कौन से होता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, Mn, Pt। पीटी मतलब प्लेटिनियम, मैग्नीज, टंगस्टन, टेंटेलियम। इसके बाद डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, बिस्मथ और लेड। ये सब आपके होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। फिर आता है स्टेनलेस स्टील्स के बारे में। अब स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में जिसमें भी 12% कम से कम क्रोमियम है, तो वो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील्स की कैटेगरी में आते हैं। 12% मिनिमम, मैक्सिमम वो 18% तक जाता है क्रोमियम। क्रोमियम क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली क्रोजिव रेजिस्टेंस होता है, और उससे क्या होता है? क्रोजन नहीं लगता है। ये भी पेपर में पूछा गया है। ओके, तो अब ये स्टेनलेस स्टील कितने टाइप की होती है? ये स्टेनलेस स्टील हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है हमारा मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील होता है। मार्टेनसाइट में क्या होता है कि 12 से 14% क्रोमियम होता है, 0.35% हमारा वो कार्बन होता है, और बाकी आयरन होता है। ये वेल्डेबल इजिली होता है, मशीनेबल इजी होता है, लेकिन ये हार्डेस्ट होता है। तो याद रखना, मार्टेनसाइट का आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये सबसे हार्डेस्ट स्टील होती है। ठीक है। फिर फेराइट स्टेनलेस स्टील के बारे में 16 से 18% होती है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा गया, और ये हार्ड होती है। ऑस्टेनाइट के बारे में बहुत पूछा गया है, जिसमें 18% क्रोमियम हो। कितने परसेंट? 18% क्रोमियम हो। निकल आपका 8% हो। याद रखना, ऑस्टेनाइट जो स्टेनलेस स्टील होती है, और बच्चे इसमें एचएसएस में दोनों में फर्क हो जाता है। इसमें क्या 18% आपका 18% वो है टंगस्टन, और 4% क्रोमियम है। इसमें 18% क्रोमियम है, ये याद रखना। और कार्बन कार्बन कितना है? 0.8%। निकल कितना है? 8%। तो अगर ये है तो ये होता है ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील बोलते हैं इसको। एक और निकल वो स्टेबलाइज करता है हमारे ऑस्टेनाइट फेस को। कौन से फेस को? ऑस्टेनाइट फेस को। अभी हम पढ़ेंगे ऑस्टेनाइट फेस कौन सा होता है। फिर इसको एक और वर्ड नाम दिया जाता है 18/8 स्टील की। 18/8 स्टील दे रहा हूँ। 18 कौन सा? क्रोमियम, और निकल कितना? 8%। तो इसको बोला जाता है ऑस्टेनाइट। है ये क्या है? ऑस्टेनाइट। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। फिर अगर ऑक्सीडेशन के बेसिस पे देखा जाए तो पहला होता है किल्ड स्टील। किल्ड मतलब जिसमें बिल्कुल O2 ट्रैप नहीं है, बिल्कुल हटा दी गई है, वो होते हैं किल्ड स्टील, जो बर्निंग से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। फिर होता है सेमी किल्ड, जिसमें थोड़ा बहुत O2 रह जाता है, ऑक्सीजन रह जाता है, वो होता है आपका O2। फिर आता है हम कास्ट आयरन पे। कास्ट आयरन मतलब कार्बन जो होता है जिसमें ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, और मिनिमम 2% कार्बन होता है, उससे ज्यादा होता है फिर हम कास्ट आयरन देते हैं। बेसिकली गुड डैम्पिंग फैक्टर होता है, मतलब इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और हाईली ब्रिटल होता है कि एकदम से टूट जाता है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत खींच दो, ऐसे नहीं हो पाएगा। डक्टाइल या मेलेबल नहीं होता है। तो कार्बन जो है वो कितने टाइप के होते हैं? हमने ग्रे कास्ट आयरन पढ़ना है, डक्टाइल कास्ट आयरन पढ़ना है, व्हाइट कास्ट आयरन पढ़ना है, मेलेबल पढ़ना है, और चिल्ड पढ़ना है। एक रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। अब आता है वो ग्रे कास्ट आयरन पे। ग्रे कास्ट आयरन में कितना होता है? 1 से 3% सिलिकॉन होता है, 2.5% से 4% तक कार्बन होता है, ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं। अब जो जिसमें काम की चीज है वो बस याद है ना कि वाइट और ब्रिटल होता है अंडर टेंशन, मतलब वीक होता है और ब्रिटल होता है। एक्सीडेंट वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशनल जो एब्जॉर्बर कैपेसिटी है या रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। मशीन टूल बेड, ग्रे कास्ट आयरन से टूल बेड बनाया जाता है। इसमें ये याद करना है, डक्टाइल क्या होता है? स्ट्रेंथ डबल होती है, डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, तभी इसको डक्टिलिटी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेफाइट मिला देते हैं। ऑब्वियसली अगर ग्रेफाइट मिला देंगे तो वो हल्का सा डक्टाइल हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। फिर व्हाइट कास्ट आयरन है। व्हाइट कास्ट आयरन में याद रखना कि कार्बन जो पार्शियली फ्री होता है, पार्शियली कंबाइंड फॉर्म में होता है। मैलेबल में याद रखना है कि वो ज्यादा डक्टाइल होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय एनिलिंग। व्हाइट कास्ट आयरन में अगर हम जो व्हाइट कास्ट आयरन है उसमें अगर हम एनिलिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मेलेबल भी बन जाएगा। डक्टाइल तो है ही है। सॉरी, अगर इसमें, हाँ, इसमें अगर हम वो व्हाइट कास्ट आयरन में अगर हम एनीलिंग कर देंगे तो वो मेलेबल बन जाएगा। फिर है चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन में क्या होता है? हाईली रेजिस्टेंस वियर होता है, और क्विक कूलिंग करते हैं इसमें। इसमें क्या करते हैं? क्विक कूलिंग करते हैं। एनीलिंग में, एनीलिंग किस में करते हैं? मेलेबल कास्ट आयरन में करते हैं। चिल्ड में क्विक कूलिंग करते हैं तभी वो चिल्ड बन जाता है। एल्युमिनियम का भी पूछा जाता है। ड्यूरेबल एल्युमिनियम होता है, हिंडाल्यूमिनियम होता है, और मैग्नीशियम होता है। ड्यूरेबल में 94% कार्बन एल्युमिनियम होता है, 4% कार्बन होता है, Mg होता है, Fe होता है। ये याद रखना है बस। इसमें सिलिकॉन होता है हिंडालियम में, और मैग्नीशियम में निकल, एसएन, टिन और कॉपर होता है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 420 डिग्री। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो होता है जिसमें न्यू ग्रेन्स फॉर्म कर जाए हीट करने पे। अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम है तो कोल्ड वर्किंग बोला जाता है। अगर हम क्रिस्टल होने के बाद कोई काम करते हैं तो वो हॉट वर्किंग में आता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जब हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें कूलिंग कर्व समझना पड़ेगा इसका, कि कूलिंग कर्व है क्या।
तो बेसिकली आयरन का हम कूलिंग कब पढ़ते हैं कि हमने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर रखा, यहाँ पर हमने टाइम रखा। अब कोई कार्बन वो आयरन है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में, अब वो लिक्विड फॉर्म से ठंडा हुआ जैसे ही वो 1539 डिग्री पे आया, ध्यान से समझना, 1539 डिग्री पे आया तो उसका फेस चेंज हो जाएगा। अब वो फेस चेंज होगा फिर वो टाइम के साथ साथ करता रहेगा और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डेल्टा आयरन। कौन सा बन जाएगा, डेल्टा आयरन। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बीसीसी स्ट्रक्चर होगा और उसको फेराइट बोलेंगे, डेल्टा आयरन को क्या बोलेंगे, फेराइट। फिर वो टाइम के साथ होते फिर वो 1400 डिग्री पे जैसे ही आया तो वो बन जाएगा डेल्टा आयरन के बाद गामा आयरन। कौन सा बन जाएगा, गामा आयरन। और गामा आयरन को ही ऑस्टेनाइट बोलते हैं, जो मैं बताया था ऑस्टेनाइट, तो वो गामा आयरन को ही ऑस्टेनाइट बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एफसीसी। कौन सा हो जाएगा, एफसीसी। फिर वो और ठंडा हुआ और वो 910 डिग्री पे आ गया। एकदम जैसे ही 910 डिग्री पे आ जाएगा तो बन जाएगा अल्फा आयरन। कौन सा बन जाएगा, अल्फा आयरन। और उसका स्ट्रक्चर वापस से क्या हो जाएगा, बीसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर उसको और ठंडा करा 768 डिग्री पे, क्या होगा कि वो रहेगा तो अल्फा आयरन ही, बीसीसी। लेकिन अभी क्या है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पर जाके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, नो। यहाँ पर मैग्नेटिक 968 में क्या होगा, वापस से उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। तो पेपर में पूछा गया कितने डिग्री पे आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो 768 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 768 डिग्री पे और प्योर कार्बन पे, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर होता है बीसीसी, तो बीसीसी बीसीसी फिर एफसीसी फिर बीसीसी वापस होता है। अल्फा अल्फा गामा और डेल्टा, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद आता है आयरन कार्बन डायग्राम। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, हालांकि ये लिखा नहीं है इसमें, क्या कहते हैं आरबी में कि ये दोनों आएंगे, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अल्फा आयरन है तो इसको क्या क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फेराइट बोलते हैं। गामा आयरन है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइट बोलते हैं। तो ये पूछा गया है पेपर में, ठीक है। अब आयरन कार्बन डायग्राम है, ये समझते हैं और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी करते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम में क्या है, इधर की साइड टेम्परेचर होता है, इधर की साइड परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है कि कार्बन की कितनी परसेंटेज है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना, पहले आपको एक कार्बन डायग्राम बनाना आना चाहिए कि पहले हमने परसेंटेज कार्बन की मिलाई, जैसे मिलाई वो टेम्परेचर इंक्रीज करा, फिर हमने 727 तक इंक्रीज करा, फिर हमने ऊपर लगाया ये 768 की लाइन कौन सी है, ये वही वाली लाइन है जहां पर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज छोड़ देता है, ये 768 वाला, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे गए 910 डिग्री पे गए, फिर हम इसके बाद वापस से नीचे आए, फिर वापस से नीचे आने के बाद फिर हम वापस से 1147 डिग्री पे गए, फिर यहाँ पर गए 1450 डिग्री पे, फिर हम नीचे आए 1400 पे, फिर वापस गए 1539 पे गए, फिर हम वापस से नीचे आ गए, फिर हम नीचे आए यहाँ से और यहाँ पर। ये डायग्राम हमने ऐसे लाइन बना रहा है, पूरे याद करना है। अगर ये लाइन इतना लाइन वाला याद कर लिया आपने, बाकी काम आप समझ समझ के कर लोगे। अब समझ के कैसे करोगे वो समझो। अब आप लोगों को पता है कि ये जो 727 डिग्री है, ये यहाँ से जब ऊपर की साइड गया तो एक सेकेंड, हाँ, अब ये 727 डिग्री पे गया, फिर ये ऊपर गया, तो आपको पता है कि जब तक वो 910 डिग्री तक है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, ये रहा। जब तक वो 910 डिग्री तक है हम उसको बोलते हैं अल्फा आयरन। तो आपने 910 डिग्री तक बोल दिया इसको, ये है अल्फा आयरन। कौन सा आयरन है, अल्फा आयरन है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया अल्फा आयरन। तो इसके बाद अब आगे आ जाओ, फिर यहाँ पर गया, फिर जब ये आपका देखो आयरन कार्बन डायग्राम वाला याद है आपको, तो इसमें हम 1400 तक गए तो यहाँ पर बोला गया हमें गामा आयरन। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया इसको, ये कौन सा आयरन है, गामा आयरन। गामा आयरन को क्या बोल दिया, ऑस्टेनाइट बोल दिया। अब उसमें 1400 से सब 1539 तक गए तो हमने इसको क्या बोला था, ऊपर हमने देखा भी, इसको बोला हमने डेल्टा आयरन। डेल्टा आयरन मतलब वापस से फेराइट आयरन, तो डेल्टा आयरन लिख दिया, फेराइट बोल दो। अब इसके ऊपर गए तो क्या आ गया, लिक्विड आ गया, ठीक है। अब देखो ये लिक्विड हो गया, ये कौन सा आयरन है, डेल्टा आयरन है। तो लिक्विड, ये लिक्विड है, इसके ऊपर लिक्विड है, लिक्विड और डेल्टा आयरन, तो ये वाला फेस कौन सा होगा, डेल्टा प्लस लिक्विड का। ये डेल्टा है, ये गामा है, तो इस दोनों के बीच का फेस कौन सा होगा, डेल्टा प्लस गामा। अब ये लिक्विड है और आपका ये गामा है, तो ये वाला फेस कौन सा होगा, गामा प्लस लिक्विड होगा। अब ये क्या है, ये लिक्विड है और इधर की साइड क्या होता है, तो इधर वाला जो फेस होता है उसको बोलते हैं Fe3 फेस। कौन सा होगा ये, Fe3 फेस होगा, Fe3C बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बन ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं Fe3, मतलब सीमेंटाइट बनने लग जाता है। क्या बन जाता है, सीमेंटाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब इधर की साइड से, मतलब इस लाइन से आगे अगर हमारा कार्बन परसेंटेज 6.67 से ज्यादा हो गया तो उसको बोल देंगे सीमेंटाइट। अगर ये सीमेंटाइट है मतलब Fe3C है, Fe3 सी है, तो इसको सीमेंटाइट है मान लो ये, तो सीमेंटाइट और ये कौन सा लिक्विड है, तो लिक्विड और ये वाला फेस कौन सा हो गया, लिक्विड प्लस सीमेंटाइट हो गया। ऐसे ये है गामा, उधर की साइड है सीमेंटाइट, तो ये क्या हो जाएगा, गामा प्लस Fe3C फेस हो गया। ये अल्फा है, अल्फा और इधर की साइड वाला फेस क्या हो गया, अल्फा प्लस Fe3C फेस। अब याद रखना Fe3C फेस को, इसको जो ये मिला इसको बोल देते हैं पियरलाइट। क्या बोल देते हैं, पियरलाइट। और अगर गामा प्लस Fe3C मिला तो उसको बोलते हैं ऑस्टेनाइट। क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइट। अब हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये वाला 1, एक पॉइंट है आपका ये सेकंड वाला ये 2 और ये वाला 3। अब ध्यान से समझना, ये जो 1 है ये गामा प्लस एल से क्या बन रहा है, गामा बन रहा है। डेल्टा प्लस एल से बन रहा है, गामा बन रहा है। तो यही है, डेल्टा प्लस एल से अगर गामा बने,
इस फेस को, ये फेस एकदम से नीचे यहाँ पर आ जाए तो आप बोलोगे डेल्टा प्लस एल से अगर गामा बन गया ठंडा होने पे तो हम बोलेंगे पेरिटेक्टिक रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया? पेरिटेक्टिक। और ये कितने परसेंटेज कार्बन पे होता है? 0.18% कार्बन पे होता है। मतलब ये जो परसेंटेज वैल्यू होगी इसकी, ये वाली, ये कितनी होगी? ये कार्बन परसेंटेज यहाँ पर होगा 0.18। कितना होगा? 0.18, 0.18। ठीक है, अब इसके बाद आगे चले, आगे चले। ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है? लिक्विड से क्या बन रहा है? गामा, वो गामा प्लस Fe3C। तो लिक्विड प्लस गामा प्लस Fe3 बन जाए, लिक्विड से गामा प्लस Fe3C बन जाए। कौन से कार्बन पे? तो इसकी जो कार्बन परसेंटेज है वो कितनी है? 4.3 समथिंग है। कितनी? 4.3। तो ये बोलेंगे यूटैक्टिक रिएक्शन है। कौन सी? यूटैक्टिक रिएक्शन। सेम तीसरा पॉइंट ये वाला, ये कौन सा है? गामा आयरन। अगर गामा आयरन Fe3C प्लस अल्फा में बन जाए तो आप क्या बोलोगे? ये बनेगा कितने डिग्री पे? 727 डिग्री पे बनेगा। इस बार हमने ये टेम्परेचर लिया 727। और कितने परसेंट कार्बन होना चाहिए? 0.8%। ये भी पेपर में पूछा गया है कि यूटैक्टिक रिएक्शन जो है कौन से कितने कार्बन परसेंटेज पे होती है, तो आप बोलोगे 0.8 पे। यूटैक्टिक कितने पे होती है? 4.3 पे। पेरिटैक्टिक कितने पे होती है? 0.18 पे। और पेरिटैक्टिक में होता है वो डेल्टा प्लस एल क्या बन जाता है? गामा बन जाता है। यूटैक्टिक में ऐसे होता है, यूटैक्टिक में ऐसे होता है। यहीं पर अगर हमारा कार्बन परसेंटेज यहाँ पर कितनी होती है? 0.8। कितनी होती है? 0.8। अगर 0.8 से ज्यादा हो गई कार्बन परसेंटेज इस पॉइंट पे तो ये क्या होगा? हाइपर यूटैक्टाइड। अगर 0.8 से कम है तो हाइपो यूटैक्टाइड। तो ये भी याद रखना है। अब हमें मैंने बताया अल्फा प्लस Fe3C को क्या बोलते हैं? पीएलाइट बोलते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि फिंगरप्रिंट स्ट्रक्चर होता है, मोतियों की तरह स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हमारा गामा प्लस Fe3C है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेडिब्यूराइड। क्या बोलेंगे? सेडिब्यूराइड। सेडिब्यूराइड ज्यादा नहीं पूछा गया, पीएलाइट पेपर में पूछा गया है। अब हाइपोयूटेक्टाइल स्टील होगा तो वो कौन सा होगा? स्टील होगा तो ये वही होगा अल्फा प्लस Fe3, मतलब प्राइमरी फेराइट प्लस पियरलाइट। पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्टील। क्या बोल देते हैं? सॉफ्ट स्टील बोला जाता है। तो पेपर में इतना ही पूछा जाएगा इसके ऊपर। फटाफट रिवीजन हो गया इसका। तो इस माने थोड़ा सा और डीप में पढ़ना हो तो भाई देख लेना, यूट्यूब पे काफी वीडियोस है। लेकिन हाँ, ये पेपर में इतना ही पूछा गया में, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया क्योंकि पेपर में हैवी सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, अब हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं। हीट ट्रीटमेंट करते हैं मटेरियल को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, रेजिस्टेंस से वियर कर पाए, वो वियर कर, इससे मतलब वो टूटने से बच सके, टफनेस इंक्रीज हो जाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, वही अब टेम्परेचर कर दो 760 से, रेसिडुअल स्ट्रेस जो होते हैं उनको रिमूव कर दे, और सरफेस जो है मेटल का वो चेंज कर दे। अब कौन कौन से ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट जो हमें पढ़ना है? पहला हमें पढ़ना है एनीलिंग। एनीलिंग कौन सा होता है? फुल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग, स्पेराइज एनीलिंग, डिफ्यूजन एनीलिंग। पेपर में डिफ्यूजन एनीलिंग के ऊपर पूछा गया है कि होमोजीनियस ऑस्टेनाइट ग्रेन्स बनते हैं इसमें। ये स्पेरॉइड एनीलिंग होता है, उसमें बोलते हैं ग्लोबुलर फॉर्म बनती है। कैसी बनती है? ग्लोबुलर फॉर्म बनती है। फिर प्रोसेस एनीलिंग होता है, फुल एनीलिंग। फिर आता है नॉर्मलाइजिंग, आता है हार्डनिंग, आता है हार्डनिंग में। उसके बाद हम हार्डनिंग के बाद हमेशा टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग दो तरह की होती है, ऑस टेम्परिंग और मार टेम्परिंग। फिर आता है सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग, कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग, ये सब हम पढ़ेंगे। इंडक्शन हार्डनिंग मतलब क्विकली एकदम से हार्ड करना हो, तो ये सब पेपर में पूछा गया, तो इसमें धीरे धीरे करते हैं। अब एनीलिंग, और ये याद रखना, एनीलिंग और हम वो करें नॉर्मलाइजिंग, ये करते हैं माइल्ड स्टील के लिए। ये दोनों किसके लिए है? माइल्ड कार्बन स्टील के लिए। और हाई कार्बन स्टील के लिए क्या है? हार्डनिंग है। और लो कार्बन स्टील के लिए क्या होता है? कोल्ड ब्रेकिंग होता है, मैंने बता चुका हूँ। तो हार्डनिंग किसके लिए होगा? हाई कार्बन स्टील के लिए। एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग माइल्ड कार्बन स्टील के। अब एनीलिंग होता क्या है? पहले क्या होगा? स्टील को जो है वो गामा आयरन के ऊपर तक पहुंचाएंगे। मतलब गामा आयरन कितना होता है? 1400 डिग्री। तो इसके ऊपर तक हीट करेंगे स्टील को, फिर उसको रखेंगे 30 से 30 मिनट तक, और 30 से 60 मिनट तक हम उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। मेन क्वेश्चन जो पेपर में आता है कि हम उसको कहाँ रखते हैं? फर्नेस पे रखते हैं। अगर हम फर्नेस पे रख रहे हैं तो वो एनीलिंग है। अगर एयर में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। और रेसिडुअल स्ट्रेस जो है वो, जिससे क्या होता है? फर्नेस में होता है तो धीरे धीरे कूल होता है बहुत ज्यादा, तो रेसिडुअल स्ट्रेस जितने भी बच्चे को स्ट्रेस होते हैं वो कंप्लीटली रिवील हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं, जिससे डक्टिलिटी बढ़ जाती है, फॉर्मेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, लेकिन हार्डनेस कम हो जाती है। मशीनेबिलिटी मतलब मशीन करने की क्षमता, मशीनिंग करने की वो बढ़ जाती है। फिर और कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एनीलिंग से? ये आ रहा है पियरलाइट, वही स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। पियरलाइट मतलब मोतियों वाला, जो हमने अभी पढ़ा था नीचे कौन सा होता है? मोतियों वाला। तो ये होता है एनीलिंग स्ट्रक्चर, एनीलिंग। फिर आता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में होता है वापस से हीट करेंगे उसको गामा आयरन तक, है ना। और गामा आयरन तक हमने हीट करा इसको ऑक्साइड तक, उसके बाद हमने हेड करा 30 से 60 मिनट तक, फिर हमने कूल कर दिया कितने घंटे के लिए? 2 से 3 घंटे के लिए, बट इन एयर या फिर रूम टेम्परेचर। यहाँ पर हमने उसको फर्नेस में नहीं करा, एयर में करा। अगर एयर में करा तो नॉर्मलाइजिंग, यही फर्क है। रेसिडुअल स्ट्रेस जो है वो पार्शियल रिमूव हो गए, पूरे होंगे नहीं। डक्टिलिटी कम हो जाएगी, फॉर्मेलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और हार्डनेस डिक्रीज हो जाती है। फाइन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, फाइन पियर लाइट स्ट्रक्चर, उसमें पियर लाइट होता है, इसमें फाइन पियर लाइट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर आता है हार्डनिंग। हार्डनिंग में होता है इसको हीट करेंगे 1100 से 1300 डिग्री तक, फिर इसको सडनली क्वेंच कर देंगे, किसमें? कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में, या फिर ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? पानी में नमक डाल के।
तो वो अब जो ये हार्डनिंग कर रहे हैं, इसमें जो हीट रिमूवल होगी वो सबसे कम किसमें होगी, सॉल्ट वाटर में, उससे ज्यादा किसमें होगी, वाटर में, उसके बाद किसमें होगी, मिनरल रेट में। मतलब जो आपका अच्छा कौन सा होगा काफी देर तक करने वाला, सॉल्ट वाटर मतलब ब्राइन सॉल्यूशन, फिर वाटर, फिर मिनरल ऑयल। इसमें क्या होता है, जो गामा आयरन होगा ऑस्टेनाइट वाला, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मार्टेनसाइट में। मार्टेनसाइट क्या था, आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म जो थी स्टील की, ठीक है वो। अब आता है स्पीड ऑफ हाँ, जैसे ही इसको हम हीट करके कूल करेंगे, पंचिंग करेंगे जैसे हम इसको, तो एकदम से क्या होगा, ये साउंड की स्पीड से कूल होगा। साउंड की स्पीड कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकंड वाली, उस स्पीड से ये एकदम से ठंडा होगा, जिससे क्या हो पाएगा, जिससे रेसिडुअल स्ट्रेस जो है वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। रेसिडुअल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए क्या होता है, वापस से क्वेंचिंग की जाती है, वापस से उसको क्वेंच करा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टेम्परिंग। क्या बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं। अब टेम्परिंग में क्या होता है, ऑस टेम्परिंग होती है और एक मार टेम्परिंग होती है। मार टेम्परिंग मतलब बीच बीच में बार बार दो मीडियम में क्वेंच करते हैं, और इसमें एक सेम टेम्परेचर पे क्वेंच करते हैं 875 डिग्री पे, जिससे जो गामा आयरन है वो क्या बन जाता है, इसमें क्या होता है, मार्टेनसाइट बनता है ना, अब गामा आयरन जो वो बेनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेनाइट बन जाएगा। और मार टेम्परिंग में क्या होगा, गामा आयरन मार्टेनसाइट ही बनता है, दो मीडियम में इसको क्वेंच करते हैं, तब जाके होता है। अब ये जो हार्डरिंग हम कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है, कोरोजन आ सकता है, क्रैक हो सकता है और डिस्टॉर्शन हो जाता है। भाई इतना बार बार क्वेंच वो करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, सब करेंगे, तो उससे डिस्टॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आता है इसके बाद फोर्थ होता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में जो सरफेस होता है उसको हम हार्ड करते हैं बाय 3 मेथड होते हैं। पहला होता है कार्बनाइजिंग। कार्बनाइजिंग में क्या होता है, कार्बन सरफेस लेयर जो होती है, मतलब जो कोई भी मटेरियल है उसकी जो सरफेस लेयर है उस पर हम कार्बन की वो कर देते हैं, सरफेस लेयर चढ़ा देते हैं और फिर क्वेंच कर देते हैं। 3 तरह की होती है, पैक कार्बनाइजिंग, लिक्विड कार्बनाइजिंग और गैस कार्बनाइजिंग। पैक में क्या होता है कि जो चारकोल होता है और एक एनर्जाइजर ले लेंगे, कौन सा, बैरियम कार्बोनेट, ये आ जाता है पेपर में। बैरियम कार्बोनेट कौन सा लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, हम कार्बनाइजिंग में। क्या कार्बनाइजिंग में हम कौन सा एनर्जाइजर लेते हैं, बैरियम कार्बोनेट। और इसको हम 850 से 890 डिग्री तक हीट करते हैं और एकदम से 12 से 72 घंटे के लिए इसको वो रखे रहते हैं, जिसमें इस पे जो लेयर चढ़ती है ना, वो लेयर होती है 0.1 से 1.5 केस डेप्थ तक होती है। वापस से समझ लो, डाटा काम का होता है, पेपर में पूछा जाता है। तो केस डेप्थ कितनी होती है, 0.1 से 1.5 तक। फिर लिक्विड कार्बनाइजिंग करते हैं, उसमें मोल्टन सॉल्ट में वो कर देते हैं, आपको हीट करके उसमें डाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट, मतलब उसमें सोडियम कार्बोनेट में 950 डिग्री पे। गैस में क्या करते हैं, सराउंडिंग गैस होती है CH4 और CO, तो इसमें करके हीट वो फर्नेस में हम इसको रखने देते हैं और ठंडा करते हैं। फिर कार्बनाइजिंग फॉलोड बाय हार्डनिंग। अगर हम कार्बनाइजिंग कर रहे हैं हार्डनिंग के बाद, तो वो लो टेम्परेचर टेम्परिंग करनी पड़ती है। फिर आता है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग का मेन चीज होती है, इसकी डेप्थ होती है 0.1 से 0.69 तक नाइट्राइडिंग होती है, और नाइट्रोजन की लेयर लगती है इसके ऊपर तक ऐसे। और ये NH3 गैस यूज होती है, हीट करते हैं 600 से 500 से 600 डिग्री। लेकिन इसमें जो पेपर में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा मेथड है सरफेस हार्डनिंग का जिसमें क्वेंचिंग नहीं होती है, तो वो होगा नाइट्राइडिंग। कौन सा होगा, नाइट्राइडिंग। और इसमें कौन क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं, हीट ट्रीटेड बिफोर नाइट्राइडिंग। और इसमें हीट ट्रीटमेंट किसमें देना पड़ता है पहले ही, तो वो देना पड़ता है नाइट्राइडिंग में, इसलिए हम इसको क्वेंच नहीं करते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ है। इसमें जो विग का हार्डनेस नंबर होता है वो 1000 होता है। कितना होता है, 1000 होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस मिलता है, जो सरफेस होती है वो हार्डेस्ट मिलती है हमें इसमें, जो हम गेज शाफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं और कटर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है साइनाइडिंग। साइनाइडिंग क्या होता है, हम इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का सरफेस मिला के बनाते हैं। इसमें केस डेप्थ कितनी होती है, 0.025 से 0.25 mm। इसमें हीट करते हैं सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस में या पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में। क्वेंचिंग इसमें भी होगा। इसमें जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो हल्की सी कम मिलती है, 900 VHN मिलती है। जो बोल्ट और नट स्क्रू बनाने में काम करते हैं, और उसको टेम्परेचर जो होता है उसका 950 डिग्री होता है। पेपर में आया हुआ है कि साइनाइडिंग में टेम्परेचर कितना रखते हैं, 950 डिग्री रखते हैं। अगर अब समझो, अगर हमें हार्डनेस ज्यादा चाहिए सरफेस पे, तो हम यूज करेंगे पहले नाइट्राइडिंग, फिर साइनाइडिंग, फिर कार्बनाइजिंग। पहले नाइट्राइडिंग, फिर साइनाइडिंग, फिर कार्बनाइजिंग। लेकिन अगर हमें डेप्थ ज्यादा चाहिए तो हम पहले यूज करेंगे कार्बनाइजिंग, फिर नाइट्राइडिंग और फिर साइनाइडिंग। अगर हम डेप्थ मतलब उसकी जो लेयर है, हमें लेयर की जो डेप्थ है वो ज्यादा चाहिए, तो हम कौन सा यूज करेंगे, पहले कार्बनाइजिंग। क्योंकि हमें सरफेस ज्यादा चाहिए तो नाइट्राइडिंग यूज करेंगे। नाइट्राइडिंग में मतलब नाइट्रोजन का जिसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है फाइन ग्रेन्स। फाइन ग्रेन्स हमारे अगर चाहिए तो कितने होना चाहिए, 0.063 से 0.2। मीडियम ग्रेन्स का साइज कितना होता है, 0.2 mm से 0.63। और कोर्स ग्रेन का होता है 0.63 से 2 mm। ये पेपर में पूछा गया था, इसमें मैंने लिख दिया। और एक आया था ये वाला मार्टन साइट को अगर हमें प्रो साइट में करना है, तो उसमें कितने डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं, तो ये 400 डिग्री पे करते हैं। ये मुझे कहीं पे मिला नहीं, लेकिन पेपर में आया था, इसमें मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मटेरियल साइंस में इतना ही है जो पूछा जाता है। बाकी थैंक यू एंड आई होप, क्योंकि PYQ में से बहुत ज्यादा आता है RRB में से, तो इसमें से भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।